सभी भैया ध्यान दें। हम आपको प्रश्नावली 3.5 आपको पढ़ा, याद होगा आपको। तो प्रश्नावली 3.5 में पहला दूसरा हो गया था। तीसरा भी सवाल हमने आपको कहा था कि इसको आप बीजगणित विधि द्वारा कर लीजिएगा, ठीक है। कुल मिलाकर के बीजगणित विधि आपको आनी चाहिए। अभी तक आपको यही बताया गया था कि आपको बीजगणित विधि आ जाए, ठीक। तो आपने देखा कि हम जब दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म लेते हैं और उनका हल निकालते हैं तो 4 विधियां प्रयोग करते हैं। एक तो पहली बात तो ग्राफ विधि द्वारा हम लोग निकालना सीखे, जिसको आलेखन विधि भी कहा जा सकता है। और फिर आपने दूसरी विधि सीखा, आपने विलोपन विधि, प्रतिस्थापन विधि, बीजगणित विधि। तो आपने देखा 4 विधियों द्वारा हमने आपको अज्ञात राशि x और y का मान कैसे निकाला जाएगा ये बताया। अब आप शायद सीख भी चुके होंगे, लेकिन इतना सीख लेना ही पर्याप्त नहीं, क्योंकि जब पेपर 10वीं का होगा, बोर्ड परीक्षा होगी, तो उसमें इबारती प्रश्न अर्थात लिखा हुआ उसको पढ़ करके आपको समीकरण बनाना भी आना चाहिए। और समीकरण बनाना आ जाए तो 4 विधियों में से जो विधि आपको उपयुक्त लगे, जो आपको अच्छे ढंग से आ रही हो, उसी विधि से समीकरण को हल कर लीजिए, अज्ञात राशि का मान निकाल लीजिए, ठीक। तो कुल मिलाकर के आपको चारों विधियाँ अच्छी प्रकार से आनी चाहिए। अगर विधि का नाम प्रश्न में लिखा हुआ है तो आप उसी विधि का इस्तेमाल करेंगे, अन्य विधि का प्रयोग नहीं करेंगे, है ना। जिस विधि का नाम लिखा हो उसी विधि का प्रयोग करना होगा आपको, ये बात निश्चित है, ठीक है। प्रिंसु भैया भी शायद अब पढ़ रहे हैं, तो प्रिंसु भी ध्यान से पढ़ें, क्योंकि आपका कार्य भी शायद मुझे लग रहा है काफ़ी पिछड़ा हुआ होगा, ठीक है। तो उसे आप पूरा करने का प्रयास करिए, ठीक। वीडियो हमारे लेक्चर 1, लेक्चर 2, लेक्चर 3 इस प्रकार कई वीडियो बनाए गए हैं, तो उनको आप धीरे धीरे एक एक करके लगभग 30 दिन या 35 दिन में पूरा कर डालिए। यदि आप एक वीडियो ध्यान से पढ़ेंगे, है 10-15 मिनट का होता है पढ़ने को, बस उसी को आप तैयार करना है। आप हम कह रहे हैं बहुत अधिक ना पढ़िए, लेकिन जो पढ़िए बिल्कुल ठोस, ठीक, आपको आ ही जाए। इसीलिए हम कह रहे हैं कि आप सवाल दिन में 1 लगाइए, 2 लगाइए, 3, बस ज़्यादा सवाल ना लगाइए। 1 सवाल लगा लें, 2 सवाल लगा लें, 3 सवाल लगा लें, 3 सवाल से अधिक ना लगाइए, ठीक है। लेकिन जब 3 सवाल ऐसा लगाएं कि आपको फिर आ जाएं, ठीक है। अब आप देखिए अपनी किताब में प्रश्नावली जो चल रही थी उसी का चौथा लिखा गया है, निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरणों के युग्म बनाइए। क्या बनाना है? रैखिक समीकरणों के युग्म बनाना है, ये लिखा है ना, ये भारतीय लिखा हुआ है। अब आपको पढ़ना पड़ेगा, इसको पढ़ करके समीकरण बनाना पड़ेगा और फिर उनके हल भी करना पड़ेगा। यदि उनका अस्तित्व है का मतलब समझ रहे हैं आप। जैसे मान लीजिए असंगत समीकरण प्राप्त हो गए, तो असंगत का तो अस्तित्व नहीं होता है, भाई संगत समीकरण को अस्तित्व होता है, संगत समीकरणों का ही तो अस्तित्व होता है। तो असंगत अगर हैं, है ना, जिसमें 2 समीकरण हैं, अगर दोनों के ग्राफ बनाते हैं, दोनों ग्राफ समांतर आते हैं, तो असंगत समीकरण कहलाता है ना। तो असंगत समीकरण हल ही नहीं होगा, तो उसको हल करने से कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है। तो और आगे लिखा है, किसी बीजगणित विधि से आप ज्ञात कर सकते हैं सवाल, है ना। बीजगणित की जो विधियाँ हैं आपके पास, ठीक है। कौन सी विधि? बीजगणित, प्रतिस्थापन, विलोपन, यही बीजगणित की विधियाँ हैं 3, ठीक है। ग्राफ आपकी अलग है वो। तो चूँकि आप जानते हो कि 2 चर वाले रैखिक समीकरण युग्म जब हम हल करते हैं तो 2 विधियाँ प्रयोग में लाई जाती हैं। पहली आपकी ग्राफ वाली है और दूसरी है बीजगणितीय विधि। तो बीजगणितीय विधि में 3 भाग हैं, बीजगणित, प्रतिस्थापन, विलोपन। जिससे भी आपको आए उससे आप सवाल लगा डालें। लिखा है, एक छात्रावास में मासिक व्यय का एक नियत भाग है। एक छात्रावास के मासिक व्यय का एक भाग नियत है तथा शेष इस पर निर्भर करता है कि छात्र ने कितने दिन भोजन लिया, ठीक है। आप जानते हो जब हम किसी छात्रावास में
रह करके पढ़ते हैं तो छात्रावास अपना कुछ निश्चित कर लेता है कि आपको 2000 रुपया देना पड़ेगा, आप खाओ चाहे ना खाओ, ठीक है, 2000 देना पड़ेगा। यदि आप खाते हो, है ना, तो अगर एक दिन खाते हो तो 20 रुपया लगेगा, 2 दिन खाते हो तो 40 रुपया लगेगा, ठीक है। ये 20 रुपया एक दिन का, 2 दिन का, 4 दिन का, 10 दिन का, 20 दिन खाते हो, 10 दिन नहीं खाते हो, रहते तो पूरे महीने हो। तो कुल मिला करके जितने दिन खाओगे उतने दिन का पैसा आपको अतिरिक्त देना पड़ेगा, ठीक। और नियत आपको देना है, मतलब 2000 देना है ना, ऐसा होता है, सुना होगा आपने, देखा होगा, ठीक। तो वैसा ही प्रश्न है ये, ठीक है। व्यवहारिक रूप से आप थोड़ा सा दिमाग में बैठा लें। हाँ, अब लिखा है इसमें कि एक विद्यार्थी ए, विद्यार्थी क्या नाम है, ए, जो 20 दिन भोजन करता है, भैया 20 दिन भोजन भी करता है, रुपये 1000 छात्रावास के व्यय के लिए अदा करने पड़ते हैं। समझ रहे हो आप? नियत तो देना है जो निश्चित है, छात्रावास का शुल्क मासिक, वो तो देना है आपको, और 20 दिन भोजन भी करता है, ठीक है। तो इसका मतलब 10 दिन वो खाता है और 10 दिन क्या नाम है नहीं खाता और 20 दिन खाता है, ये तो मतलब हुआ एक महीने में। चलिए कोई बात नहीं, तो कुल कितना खर्चा आया, 1000 रुपया, कहे का 1000 रुपया आया, 20 दिन भोजन करता है, 1000 रुपया व्यय के लिए अदा करने पड़ते हैं, ठीक है। तो 20 दिन भोजन किया है, यानी कि 20 दिन का मान लो कि 20 दिन में 1000 रुपया देना पड़ेगा, ये है ना, कुल 1000 रुपया देना पड़ता है, ठीक है। अब जबकि एक विद्यार्थी बी है, दूसरा विद्यार्थी भी है, वो 26 दिन भोजन करता है, छात्रावास के व्यय के लिए वो 1180 रुपये अदा करता है, ठीक है। तो पहला विद्यार्थी 1000 रुपये देता है और दूसरा विद्यार्थी 1180 देता है। तो पहला वाला 20 दिन भोजन करता है और दूसरा वाला 26 दिन भोजन करता है। ये सवाल है आपका। तो नियत व्यय और प्रतिदिन के भोजन का मूल्य ज्ञात कीजिए। तो जो पूछ रहा है उसी को मान लेते हैं। देखिए कॉपी में माना, है ना, चौथे का फर्स्ट नंबर, माना नियत व्यय x रुपये, ठीक है। और प्रतिदिन के भोजन का मूल्य, प्रतिदिन के भोजन का मूल्य, भैया जो प्रश्न में लिखा है हम बिल्कुल उसी प्रकार लिख दे रहे हैं, ठीक है। नियत व्यय हमने मान लिया x रुपये है, अब प्रतिदिन के भोजन का मूल्य y रुपये है, या रुपये y लिख सकते हो। समझ रहे हो ना? इसका मतलब क्या हुआ कि अगर एक दिन भोजन करते हो तो आपको y रुपया देना पड़ेगा, 2 दिन करते हो तो 2y देना पड़ेगा, 3 दिन करते हो तो 3y देना पड़ेगा, 20 दिन करते हो तो 20y रुपये देना पड़ेगा, ठीक है। और ये आपको x रुपये तो देना है। तो अब लिखोगे प्रश्नानुसार, बड़ा सरल है। प्रश्नानुसार आप जान रहे हो कि x रुपया तो आपको देना है। विद्यार्थी एक की बात हो रही है ना, यहाँ लिख देगा विद्यार्थी ए के लिए, ठीक। तो x रुपया तो देना पड़ेगा आप विद्यार्थी को, ए विद्यार्थी को। अब वो 20 दिन भोजन करता है तो 20y रुपये और देना पड़ेगा, मतलब x रुपया तो देना है महीने में, नियत है ना बे, ये तो खर्च जमा करना है। अब 20y रुपया भोजन का हो गया, ये भी जमा करना है। नियत और भोजन का कुल खर्च उसने कितना दिया, 1000 रुपये दिया, नहीं दिया, प्रश्न में लिखा हुआ है। नियत व्यय और भोजन का खर्च कुल कितना हो गया आपका, 1000 रुपया। अब आप बताइए ये बात समझ में आई? अब बताओ आपका ये पहला समीकरण बन गया कि नहीं बन गया? कोई दिक्कत हुई इसमें? कोई दिक्कत नहीं हुई। तो समीकरण फर्स्ट बन गया भैया, x + 20y = 1000। अब फिर से लिख लीजिए विद्यार्थी बी के लिए, ठीक है। पुनः प्रश्नानुसार, या यहाँ लिख दो पुनः प्रश्नानुसार। अब हमारी भाषा है ना, लिखावट सब आप नवम में सीख चुके हैं, है ना। आपको शायद दिक्कत ना होती होगी, है ना, दिक्कत होनी भी नहीं चाहिए।
लेकिन अगर कोई दिक्कत हो रही तो आप हमको बताइएगा, उसमें हम सुधार करेंगे। विद्यार्थी बी की बात हो रही है। अच्छा, बी के लिए देख रहे हैं। नियत आपको देना है 100 रुपये, ठीक है। और कितने दिन भोजन किया उसने? 26 दिन। प्रश्न में लिखा है ना कि 26 दिन भोजन किया उसने। तो चलिए 26 वाई रुपये हो गए। भैया 100 रुपये देना है, 26 वाई रुपये भोजन का देना है। तो कुल कितना व्यय हो गया उसका? 1180, ठीक है। तो 1180 रुपया विद्यार्थी बी को देना पड़ेगा। अब आपको बात हमारी समझ में आ गई होगी। ये समीकरण सेकंड हो गया। आपके पास कितने समीकरण हो गए? 1 और 2। अच्छा बताओ, जब समीकरण 1 और 2 हो गए तो क्या प्रश्न ने कहा है क्या कि प्रतिस्थापन से करो, कि विलोपन से करो, कि बजगुणन से करो? जो विधि आपको आती हो उसे कर दीजिए। ग्राफ से नहीं करना है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। क्योंकि प्रश्न ने ये पहले ही कह दिया है कि बीजगणितीय विधि से हल करना है, तो हल कर देते हैं हम। तो x + 20y = 1000, फिर है x + 26y = 1180। आप जान रहे हो कि x वाला पद x के नीचे लिखा हुआ, बिल्कुल फिट लिखा हुआ है। y वाला पद y के नीचे लिखा हुआ है, अचर वाला अचर के नीचे लिखा हुआ है, ठीक है। अब आप जान रहे हो कि विलोपन विधि का प्रयोग अगर हम करते हैं तो x वाला पद बराबर होना चाहिए, बराबर है भी, बराबर करने की जरूरत भी नहीं है, ठीक है। लेकिन इसका चिन्ह धन है, इसका चिन्ह धन है। आप जानते हो चिन्ह समान है तो जुड़ जाते हैं। हमें क्या करना है? विलोपित करना है, x को काटना है। तो क्या करें? इसका चिन्ह बदल दें, अर्थात यहाँ धन है तो क्या कर लेंगे? ऋण, अर्थात घटाने पर चिन्ह क्या होते हैं? बदल जाते हैं। इसका चिन्ह धन है तो ऋण हो जाएगा, इसका धन है तो ऋण हो जाएगा, इसका धन है तो ऋण हो जाएगा। आप जान रहे हैं इसका चिन्ह धन है, इसका चिन्ह ऋण है, तो चिन्ह अलग अलग हुए कि नहीं? तो जब अलग अलग हुए तो घटे कि नहीं घटेगा? तो एक x से x घटाओ, क्या हो गया? कट गया। ऐसे ही 20y का चिन्ह धन है और 26y का चिन्ह अब ऋण है, चिन्ह असमान हैं, अलग अलग हैं, घटेगा। तो 26 से 20 घटाओ, क्या आ जाएगा? 6y। चिन्ह कौन सा लगेगा? जिसका ज़्यादा हो। भाई 26 चूँकि ज़्यादा है तो इसका चिन्ह क्या है? ऋण, तो ऋण लगेगा। ऐसे ही घटा लो इसको भी, तो 180 आएगा। चिन्ह कौन सा लगेगा? ऋण का, चूँकि 1180 का चिन्ह क्या है? 1180 का चिन्ह क्या है? माइनस है, तो माइनस ही लगेगा, ठीक है। अब आप जानते हो y बराबर -180 बटे ऋण 6। ऋण कट ही जाएंगे, ठीक है। ऋण कट गए तो y बराबर क्या आया? 30, ठीक है। तो कुल मिलाकर के प्रतिदिन के भोजन का मूल्य क्या है? y रुपये। इसका मतलब प्रतिदिन के भोजन का मूल्य क्या निकाल लिया आपने? 30 रुपये, ठीक है। तो लिख देना y बराबर 30 रुपये, अर्थात प्रतिदिन के भोजन का मूल्य बराबर 30 रुपये। ये उत्तर हो गया। अब y का मान आप चाहे जिस समीकरण में रख दीजिए, चाहे फर्स्ट में रख दीजिए, चाहे सेकंड में रख दीजिए, x का मान आ जाएगा, ठीक है। आप ये भी कर सकते हो कि भैया y वाले पद बराबर कर सकते हो, जैसे भी आपको आए, आपको सवाल आ जाना चाहिए, ठीक है। x तो बराबर था ही पहले से, तो हमने इसको बराबर नहीं किया। y का बराबर करना है आपको, तो 26 गुणा इसमें कर दो समीकरण 1 में, अब 20 का गुणा कर दो समीकरण 2 में, तो y वाले बराबर हो जाएंगे, ठीक। और ये नहीं चाहते हो तो y का मान हम रख देते हैं, y बराबर 30 समीकरण फर्स्ट में रखा, समीकरण फर्स्ट में रख दो। समीकरण फर्स्ट क्या है? x प्लस 20, y का मान क्या है? 30 बराबर 1000। बोलो ठीक है। तो x बराबर गुणा कर लो, कितना आ जाएगा? 600। x प्लस 600 बराबर 1000। तो x बराबर 1000 माइनस 600, तो x बराबर 400। 1000 से 600 घट गए, 1600 घटाइए 400 तो आएगा। तो कुल मिलाकर के नियत व्यय कितना आया? बोलिए, 400 रुपये। और प्रतिदिन के भोजन का व्यय कितना आया? 30 रुपये। कई दिन भोजन किया था? 20 दिन। तो 20 दिन का क्या हो गया? 30 गुणे 20, 600 हो गया। और नियत आपको 400 ही है। 600 और 400 हो गए, 1000 नहीं हो गए। इसका मतलब सवाल आपका सही है, उत्तर भी सही है, ठीक है। तो कुल मिलाकर के चौथे का फर्स्ट पार्ट हो गया। सेकंड पार्ट देखिए। सेकंड पार्ट है, एक भिन्न 1/3 हो जाती है जब उसके अंश में 1 घटाया जाता है, ठीक है। इतना हो गया पूरा यहाँ से यहाँ तक। और
वह 1/4 हो जाती है जब हर में 8 जोड़ा दिया जाता है, 8 जोड़ दिया जाता है। वह भिन्न ज्ञात कीजिए। तो लिख देते हैं माना भिन्न, ठीक, तो माना भिन्न, ठीक है, x/y, ये तो हमने मान लिया। इसमें x क्या है, x क्या है आपका, x अंश और हर y है, ठीक, x अंश और हर y है, ये भी लिखना पड़ेगा। तो x और y क्या है, ये भी ध्यान रखना आप सदैव। भिन्न कभी भी ऋणात्मक नहीं होती है, ठीक है, भिन्न कभी भी ऋणात्मक नहीं होती। जैसे आपसे कहा जाए कि बताओ ये 2/3 भिन्न है कि नहीं, नहीं, तो इसमें ऋण लगा हुआ है तो ये भिन्न नहीं है, ये परिमेय संख्या है, ठीक है। जैसे कहा जाए 2/3 ये भिन्न है कि नहीं, हाँ ये भिन्न है, ये भिन्न है, ठीक है, और ये वाली भिन्न नहीं है। अच्छा, ये ध्यान रखिएगा ये। अब आइए प्रश्नानुसार। प्रश्नानुसार क्या करेंगे आप, लिखा है 1/3 हो जाती है जब उसके अंश में 1 घटाया जाता है। आप जान रहे हो 1 घटाओगे आप इसमें अंश में, ये लो हमने अंश में घटा दिए। अगर भैया भिन्न तो हमारी x/y थी, ठीक है, लेकिन प्रश्न कह रहा है कि जब हम अंश में 1 घटा देते हैं तो भिन्न हमारी क्या हो जाती, बदल जाती, बदल क्या हो जाती है, 1/3 हो जाती, ठीक है। इधर गुणा करिए 3x और ये y इधर चला जाएगा y, तो 3x - y - 3 = 0। या y धन y है, इधर ले ऋण y हो जाएगा। ये बन गया समीकरण फर्स्ट। इसी प्रकार पुनः प्रश्नानुसार, पुनः प्रश्नानुसार अब कहा जा रहा है कि 8 जोड़ देते हैं। कहाँ जोड़ देते हैं, हर में। फिर आपकी x/y है, लेकिन जब इसमें आप 8 जोड़ दोगे हर में, ये क्या बन गई, 1/4 हो गई। इधर करिए गुणा 4 का तो 4x, इधर करिए 1 का गुणा तो y धन 8, सबको इधर ले आइए तो 4x - y - 8 = 0। ये हो गया समीकरण सेकंड। अब आप जानते हो समीकरण फर्स्ट और सेकंड हल करो कि नहीं हल करोगे। अब आप जैसे आप हल कर सकते हो, विलोपन से, प्रतिस्थापन से, बजगुणन, जैसे भी आपको हल करना हो, x और y के मान निकाल लेना। और जब x y के मान निकाल लेना तो लिख देना भिन्न बराबर x का मान अंश में और y का मान हर में। यही आपका उत्तर हो जाएगा, ठीक है। अब आप बताइए ये बात आपको समझ में आई, ठीक। तो कुल मिलाकर एक और आपका सवाल थर्ड है, देखिए लिखा है यश ने एक टेस्ट में 40 अंक अर्जित किए। क्या अंक प्राप्त किया, 40। जब उसे प्रत्येक सही उत्तर पर 3 अंक मिले, सही पर क्या अंक मिले, 3, मतलब एक अगर सही किया तो 3 अंक, 2 सही किया तो 6 अंक, 3 सही किया तो 9 अंक, है ना। अब अशुद्ध उत्तर पर 1 अंक की ये ले, अगर गलत उसने कर दिया कोई सवाल तो उसमें अंक तो मिलेंगे ही नहीं, 1 कट जाएगा, ठीक है। तो हम यहाँ तक आपका समीकरण बना देते हैं। अब आगे वाला आप बना लीजिएगा, बना करके हल कर लीजिएगा, बोलो ठीक रहेगा। तो कुल मिलाकर आप जान रहे हो कि टेस्ट हुआ तो उसमें पता नहीं कितने प्रश्न थे, है ना। बोलिए, प्रश्न तो नहीं पता थे, लेकिन कैसे करोगे इसको, ऐसे सवाल कैसे डील करोगे। आप जानते हो जब प्रश्न नहीं पता कितने थे, लेकिन ये तो ज़रूर है कि कुछ आपने सही किया, कुछ गलत किया, तो सही प्रश्न कितने थे, सही प्रश्न, चलो मान लेते हैं x। गलत प्रश्न, बोलिए गलत कितने किया आपने, गलत किया आपने y, कितने सही कितने किया, x प्रश्न। गलत किसने प्रश्न किया, गलत कितने प्रश्न किया, y प्रश्न गलत किया। अच्छा, कुल कितने प्रश्न हो गए, x धन y, टोटल तो हो गया x धन y, ठीक है। अब अच्छा ये बताओ, आप अगर सही करते तो उसमें कई अंक मिलते आपको, सही वाले में कुल 3 अंक मिलते। अगर एक आपका सही है तो कई अंक मिलेंगे, 3, लेकिन आपने क्या सही किया, आपने x सही किया तो कई अंक मिले, 3x। भैया 1 सही तो x नहीं, 1 सही तो 3 नंबर, 2 सही तो 3 नंबर 6 नंबर, 3 सही तो 9 नंबर, x सही तो 3x नंबर, तो 3x नंबर आपको मिल गए। और गलत कितने किया आपने, y, अगर y आपने गलत किया, है ना,
गलत प्रश्न आपने y किया, एक प्रश्न गलत है तो उसमें एक अंक कटेगा, 2 प्रश्न गलत हैं तो 2 अंक कटेंगे, 3 प्रश्न गलत हैं तो 3 अंक कटेंगे, है ना। गलत क्या किया आपने y, तो एक है y अंक तो कटेगा। ये लीजिए हमने एक y अंक, तो कुल मिलाकर के ये सही अंक हैं, ये कौन है गलत अंक है। तो सही अंकों से गलत अंक क्या करेंगे घटा देंगे। तो जो अंक आपको प्राप्त हुए हैं, कितने प्राप्त हुए हैं 40, यही आपका समीकरण हो गया। तो आप जान रहे हो कि हमारा जो प्रश्न है, ठीक है, वो क्या आया, हमने हल किया, पढ़ा, देखा, सुना, कुल मिला करके समीकरण 1 बना लिया। तो क्या आया 3x - 1y बराबर 40। ये समीकरण फर्स्ट बन गया। अब आप इसी प्रकार समीकरण सेकंड बना लेंगे और सेकंड बना करके फर्स्ट और सेकंड को हल कर लेंगे, x y का मान निकाल लेंगे, तो सही प्रश्न आ जाएंगे और गलत प्रश्न भी आ जाएंगे, अर्थात x का मान भी आ जाएगा, y का मान भी आ जाएगा। अब आपसे पूछा गया है कि आप बताइए टेस्ट में कितने प्रश्न थे, तो भैया x का मान लो 4 आया है और y का मान 3 आया है, तो 4 3 7 जोड़ दीजिएगा आप, कुल प्रश्न x धन y कर लोगे। इस सवाल को आपको पूरा करना है। शेष फिर